पर बात करने वाले हैं जो जो इंसान के सबसे बड़े भ्रम को पूरी तरह से तोड़ कर रख देती है। और वो भ्रम है हमारी अपनी सुरक्षा का, मतलब हमारा अपना घर। बिल्कुल। हम हमेशा सोचते हैं ना कि दुनिया चाहे जितनी भी खतरनाक हो, हमारा घर सबसे सुरक्षित है। तो आज हम YouTube चैनल स्कल टाउन्स की एक बेहद डरावनी एनिमेटेड कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, और इस पूरी चर्चा का मिशन ही यही है कि हम ये समझे कि सबसे गहरा खौफ आखिर आता कहाँ से है। किसी सुनसान जंगल या हवेली से नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खौफ तब पैदा होता है जब वो हमारे अपने सुरक्षित चारदीवारी के अंदर से आए, हमारे भरोसेमंद लोगों के बीच से। सही कहा आपने। तो ये कहानी है मोहिनी और आरव की। इनकी जिंदगी बहुत ही सामान्य चल रही थी, एक खुशहाल परिवार। लेकिन फिर अचानक काले जादू, अजीब परछाइयों और ऐसे खौफनाक सपनों की शुरुआत होती है कि मतलब अपनों और अजनबियों के बीच का फर्क ही मिट जाता है। और इस कहानी की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि खौफ की शुरुआत किसी बड़ी भूतिया हमले से नहीं होती। ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सपनों के जरिए शुरू होता है। हाँ, मोहिनी के वो सपने, कहानी में जो उसका विवरण है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि मनोविज्ञान के हिसाब से देखें तो नींद इंसान की सबसे कमजोर अवस्था होती है। सही बात है। उसे बार बार एक ही सपना आता है। उसके बेड के साइड वाले दरवाजे से एक परछाई अंदर आती है। वो परछाई धीरे धीरे उसके बहुत करीब आ जाती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। ये बहुत क्लासिक स्थिति है। और सबसे डरावना हिस्सा ये है कि मोहिनी उस वक्त चीखना चाहती है, वो मदद के लिए पुकारना चाहती है, लेकिन उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकलती। ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया हो। तो देखिए, अगर इसे विज्ञान के नजरिए से समझें तो ये स्लीप पैरालिसिस का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। अच्छा, स्लीप पैरालिसिस मतलब वही जहां हम हिल नहीं पाते? हाँ, बिल्कुल। जब इंसान रैपिड आई मूवमेंट यानी REM स्लीप में होता है ना, तो हमारा दिमाग शरीर की मांसपेशियों को अस्थायी रूप से पैरालाइज कर देता है, ताकि हम सपनों में जो कर रहे हैं वो असल में न करने लगे, है ना? एकदम सही। इसे REM एटोनिया कहा जाता है। दिमाग बस हमें चोट लगने से बचा रहा होता है। लेकिन एक सवाल है, अगर ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है तो फिर इसमें इतना खौफ क्यों होता है? मतलब वो परछाई और वो हंसी कहाँ से आ गई? यहीं पर तो विज्ञान और हमारा मनोवैज्ञानिक खौफ आपस में जुड़ जाते हैं। स्लीप पैरालिसिस के दौरान होता यह है कि दिमाग का वो हिस्सा जाग जाता है जो हमारी चेतना को कंट्रोल करता है। मतलब हम मानसिक रूप से जाग गए हैं। हाँ, लेकिन शरीर अभी भी लकवाग्रस्त है। अब इस बेबसी में हमारे दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है, जिसे हम एमिगडेला कहते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अरे बाप रे! अब क्योंकि शरीर हिल नहीं पा रहा है, तो दिमाग इस लाचारी को एक जानलेवा खतरे की तरह देखता है, और इंसान का दिमाग हमेशा खाली जगहों को भरने का काम करता है। तो वो दिमाग ही उस खतरे को एक परछाई या राक्षस का रूप दे देता है। बिल्कुल, वो जो परछाई हंस रही है ना, वो असल में मोहिनी के दिमाग का अपने ही शरीर पर नियंत्रण खो देने का प्रतीक है। डर उस परछाई का नहीं है, डर अपनी आजादी छिन जाने का है। जब इंसान खुद को बचा नहीं पाता तो वो लाचारी उस डर को 100 गुना बढ़ा देती है। कमाल की बात है कि हमारा अपना दिमाग ही हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। हाँ, और ऐसे में मोहिनी वही करती है जो हम सब करते हैं, वो अपनी माँ को फोन करती है। हाँ, ये वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। उसकी माँ उसे पारंपरिक उपाय बताती है। कहती है कि तकिए के नीचे लोहे का चाकू रख लो और कमरे के कोनों में देखो कोई अजीब चीज तो नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब समस्या स्लीप पैरालिसिस जैसी मनोवैज्ञानिक है, तो माँ लोहे के चाकू जैसा भौतिक उपाय क्यों बता रही हैं? देखिए, ये हमारे पारंपरिक ज्ञान का एक बहुत ही गहरा पहलू है। माँ का सुझाव इस विश्वास पर है कि ये जो अदृश्य हमला हो रहा है, उसका कारण कोई बाहरी नकारात्मक ऊर्जा है। अच्छा। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो हम इसे प्लेसीबो इफेक्ट से जोड़ सकते हैं। कई संस्कृतियों में लोहे को बुराई काटने वाला माना जाता है। तो चाकू रखने का मकसद लोहे की ताकत नहीं है? बिल्कुल नहीं। असली मकसद दिमाग को ये तसल्ली देना है कि हाँ, मेरे पास अपना बचाव करने का हथियार है। ये उस खोए हुए नियंत्रण को वापस पाने की एक कोशिश होती है। लेकिन उनकी ये सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं जब जब माँ का शक सच में सच साबित हो जाता है। हाँ, वो पलंग के नीचे वाला हिस्सा। बिल्कुल। मोहिनी के कहने पर आरव टॉर्च जलाकर पलंग के नीचे देखता है और वहां उसे काले कपड़े में बंधे हुए मुर्गी के पंख मिलते हैं। माँ तुरंत बताती हैं कि ये किसी का किया हुआ टोटका है, काला जादू। हाँ। अब मेरा सवाल ये है कि पलंग के नीचे ही क्यों? मतलब कहीं और भी तो रख सकते थे।
क्योंकि बेडरूम और खास तौर पर पलंग इंसान की निजता का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। सही कहा। जब इंसान सोता है तो वो अपना सारा रक्षा कवच उतार देता है। तो पलंग के नीचे काले जादू का सामान मिलने का मतलब है कि किसी ने आपके सबसे सुरक्षित घेरे को भेदा है। ये तो बिल्कुल एक ट्रोजन हॉर्स वाली बात हो गई। आरव और मोहिनी बाहर के खतरों से बचने के लिए दरवाजे बंद कर रहे थे, और असली खतरा पहले से ही उनके घर के अंदर था। वही तो। पलंग के नीचे टोटका मिलना सिर्फ काले जादू का डर नहीं है। असली डर तो इस सवाल में है कि इसे यहां रखा किसने? बिल्कुल। क्योंकि ये किसी अजनबी का काम तो हो नहीं सकता। ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी पहुंच उनके बेडरूम तक है। घर के ही किसी करीबी पर शक होना इस कहानी को एक भूतिया कहानी से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बना देता है। और यही जो निजता का हनन है ना, ये इंसान के अंदर नोसीबो इफेक्ट को जन्म देता है। प्लेसीबो का उल्टा? हाँ, जब आपको ये विश्वास हो जाए कि मुझ पर कुछ बुरा किया गया है, तो शरीर सच में नकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगता है। फिर इंसान हर आहट, हर परछाई को उस टोटके से जोड़कर देखने लगता है। मतलब दिमागी दुश्मन बन जाता है। खैर, कहानी में इसके बाद एक अजीब सा ठहराव आता है। वो लोग उस टोटके को घर से बाहर फेंक देते हैं और कुछ महीनों तक सब बिल्कुल नॉर्मल रहता है। हाँ, एक बच्ची का जन्म भी होता है। हाँ, मोहिनी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो आस्था रखते हैं। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे नई शुरुआत हो रही है। लेकिन फिर एक दिन आरव सीढ़ियों पर कुछ अमंगल निशान देखता है और उसे देखते ही उसका सिर चकराने लगता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ता है। इसके बाद वो लोग इतने खौफजदा हो जाते हैं कि तुरंत वो घर छोड़कर भाग जाते हैं, एक नए घर में चले जाते हैं। हाँ, अब मुझे यहाँ एक बात खटकती है। अगर उन्होंने अपना पता बदल लिया, घर बदल लिया, तो तकनीकी रूप से वो जो साया या टोटका था उसे तो उसी पुराने घर में छूट जाना चाहिए था ना? क्या सिर्फ जिप कोड बदलने से कोई श्राप पीछा छोड़ देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये पलायनवाद का एक बहुत क्लासिक उदाहरण है। मनोविज्ञान में इसे हम भौतिक समाधान की भ्रांति कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग हमेशा जटिल समस्याओं के आसान और भौतिक समाधान ढूंढना चाहता है। हमें लगता है कि अगर घर डरावना है तो घर छोड़ दो, खतरा टल जाएगा। हाँ, हम खतरों को दीवारों से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन काले जादू या इस तरह के मनोवैज्ञानिक प्रहार का लक्ष्य वो घर नहीं था। लक्ष्य आरव और मोहिनी थे। अच्छा, तो श्राप दीवारों पर नहीं, उनके दिमाग पर चिपका हुआ था। हाँ, जो लोग टोटका करते हैं उनका इरादा इंसान को नुकसान पहुंचाने का होता है। अगर खतरा किसी जगह से नहीं बल्कि आपके साथ चलने वाले किसी इंसान से जुड़ा है, तो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो आपके साथ जाएगा। एकदम सही। आरव का सीढ़ियों से गिरना कोई अलौकिक धक्का नहीं था। वो असल में उस लगातार चल रहे मानसिक तनाव का नतीजा था। वो डरा हुआ था कि वो अपनी नवजात बच्ची को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। और यहीं पर यह कहानी अपने सबसे डरावने और प्रासंगिक मोड़ पर आती है। अब आरव और मोहिनी नए घर में बस चुके हैं। वहां उनकी एक पुरानी कामवाली है, सिमरन। सिमरन और उसकी माँ सालों से उनके परिवार के लिए काम कर रहे थे, मतलब एक भरोसेमंद हिस्सा बन चुके थे। अब एक दिन आरव और मोहिनी को बाहर जाना पड़ता है और वो आस्था को सिमरन के पास छोड़ देते हैं। ये आज के समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है। हाँ, आउटसोर्स्ड पेरेंटिंग। हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपने बच्चे को किसी ऐसे इंसान के भरोसे छोड़ते हैं जिसे हम पैसे देते हैं और मानते हैं कि वो भी बच्चे की वैसी ही परवाह करेगा। और आधुनिक जीवन में कामकाजी माता-पिता के अंदर इस बात को लेकर हमेशा एक अपराध बोध होता है, एक अनकहा डर होता है कि उनके पीछे बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा। ये कहानी बस उसी सामाजिक डर को एक खौफनाक अलौकिक रूप दे देती है। जब भरोसे का ये ढांचा टूटता है ना, तो वो किसी भूत से ज्यादा डरावना होता है। और वो जो भरोसे के टूटने का मंजर कहानी में दिखाया है, अरे बाप रे। माता पिता घर से जाते हैं, आस्था चुपचाप टीवी देख रही होती है और अचानक घर की लाइटें चली जाती हैं। आस्था जब पलट कर देखती है तो सामने सिमरन खड़ी है, बिना पलक झपकाए बस उसे घूर रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। वो टीवी बंद कर देती है और आस्था की तरफ बढ़ने लगती है। अब आप एक बच्चे के नजरिए से सोचिए। हाँ, वही तो। उस छोटी बच्ची के लिए ये समझना नामुमकिन है कि उसे रोज खिलाने वाली सिमरन दीदी अचानक ऐसे क्यों बदल गई। क्योंकि एक बच्चे के लिए उसका घर और देखभाल करने वाले लोग ही उसकी पूरी दुनिया होते हैं। हॉरर कहानियों में पैरानॉर्मल डर तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो भरोसे का टूटना, ये सबसे बड़ा प्रहार है। बिल्कुल। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बच्चे की दुनिया का पूरा ढांचा ढह जाता है।
ये आघात जीवन भर के लिए वास्तविकता से विश्वास उठा देता है। और इसके बाद सिमरन जो अनुष्ठान करती है उसका एक एक विवरण सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो डरी हुई आस्था को कुमकुम और हल्दी से बने एक गोल घेरे के बीचों बीच बैठा देती है, काले जादू के प्रतीक। हाँ, और इस घेरे के अंदर काली स्याही से एक त्रिकोण बना है। चारों तरफ 4 मोमबत्तियां जल रही हैं। सिमरन कुछ कुमकुम पर मंत्र फूंक कर उसे लाल कपड़े में बांधती है और फिर अखबार में बंधा हुआ एक लड्डू निकालकर आस्था को खाने के लिए देती है। ये सारे विवरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। वही मैं सोच रहा था। मतलब हल्दी, कुमकुम, लाल कपड़ा, ये सब तो भारतीय संस्कृति में बहुत शुभ माने जाते हैं ना। हाँ। पूजा में इस्तेमाल होते हैं। तो काले जादू में इनका इस्तेमाल क्यों? इसे काले जादू का सबसे खतरनाक सिद्धांत कहते हैं। अच्छा। पवित्रता का भ्रष्टाचार। देखिए, किसी बुरी चीज से डराना आसान है, लेकिन जब आप किसी शुभ चीज को डरावना बना देते हैं तो आघात बहुत गहरा होता है। समझ रहा हूं। हल्दी और कुमकुम जीवन ऊर्जा के प्रतीक हैं। काले जादू में इन्हीं शुभ चीजों को उल्टे मंत्रों से अशुद्ध करके वो जीवन ऊर्जा किसी नकारात्मक शक्ति को सौंपने की कोशिश की जाती है। बाप रे। और वो जो काली साई वाला त्रिकोण था, ज्यामिति या ज्योमेट्री में त्रिकोण ऊर्जा को एक केंद्र पर फोकस करता है। वो त्रिकोण और मोमबत्तियां उस मासूम बच्ची की ऊर्जा को एक अदृश्य शक्ति की ओर मोड़ने का तांत्रिक तरीका था। लेकिन तभी बाहर गाड़ी की आवाज आती है और सिमरन भाग जाती है। मतलब आरव और मोहिनी वापस आ गए और अनुष्ठान बीच में ही टूट गया। और ये सबसे खतरनाक बात है। अनुष्ठान टूटने का मतलब है कि वो भयानक ऊर्जा अब अनियंत्रित होकर घर में फैल चुकी है। ये एहसास ही कितना डरावना है। जब वो लोग घर आते हैं तो एकदम सन्नाटा होता है, कमरा खाली। फिर उन्हें आस्था मिलती है जो बेसूध पड़ी है। उसके चेहरे पर कुमकुम लगा है। जब उसे होश आता है तो वो इतनी डरी हुई है कि कांप रही है। अपने पिता से चिपक कर कहती है, पापा बचाओ, वो फिर आ जाएगी। और जब आरव पूछता है किसने किया, तो वो कहती है सिमरन दीदी। ये नाम सुनते ही कहानी के सारे रहस्य सुलझ जाते हैं। हाँ, मतलब कोई भूत या हवेली का साया नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये वही इंसान थी जो सालों से उनके साथ रह रही थी। पीढ़ियों से काम करने वाले परिवार का ये विश्वासघात दिमाग आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता। और इस धोखे का आरव पर जो असर होता है वो मानव स्वभाव का एक अलग ही पहलू है। जो आरव कुछ महीने पहले डर के मारे घर छोड़कर भाग गया था, वो सिमरन का नाम सुनते ही बिल्कुल बदल जाता है। उसका डर खत्म और उसकी जगह ले लेता है एक अंधा गुस्सा। वो सीधे सिमरन के घर पहुंचता है, दरवाजा बंद होता है तो लाते मारता है और अंत में अपना पूरा जोर लगाकर कंधे से दरवाजा तोड़ देता है और अंदर जा गिरता है। एक डरा हुआ इंसान अचानक इतना आक्रामक कैसे हो गया? हाँ भाई, ये बदलाव कैसे आता है? इसे समझने के लिए हमें एवोल्यूशनरी बायोलॉजी देखनी होगी। जब इंसान पर खतरा होता है तो फाइट और फ्लाइट में अक्सर भागना हावी होता है, जैसे उन्होंने घर छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन जब बात माता पिता की आती है और बच्चा खतरे में हो तो मस्तिष्क का भागने वाला हिस्सा पूरी तरह बंद हो जाता है। इसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। एमिगडाला हाईजैक। बिल्कुल। तार्किक सोच खत्म हो जाती है और एक आदिम हिंसक गुस्सा हावी हो जाता है। आरव का दरवाजा तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। वो अब एक डरा हुआ इंसान नहीं, बल्कि अपने बच्चे की रक्षा करने वाला एक खूंखार जानवर बन चुका है। मतलब ये कहानी सिर्फ भूतों की नहीं है, ये एक बहुत गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। सदियों से हम अंधेरे से, अनजान शक्तियों से डरते आए हैं, लेकिन वास्तविकता में सबसे बड़ा खौफ उन इंसानों का होता है जो हमारे बीच रहते हैं। बिल्कुल, जो हमारे ही घर का खाना खाते हैं और जिनके हाथों में हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हैं। एक परछाई तो फिर भी एक अनजान डर है, लेकिन जो इंसान वफादारी का मुखौटा लगाकर आपकी जड़ें काट रहा हो, उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। सही बात है। जब विश्वास ही हथियार बन जाए तो बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को समेटते हैं। लेकिन जाते जाते एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। कहानी के अंत में एक बहुत बड़ा रहस्यमयी सवाल है। क्या? वो आखिरी दृश्य याद कीजिए। आरव ने गुस्से में सिमरन के घर का दरवाजा तोड़ा और वो अंदर जा गिरा। लेकिन वो दरवाजा अंदर से इतनी मजबूती से बंद क्यों था? क्या सिमरन ने वो दरवाजा आरव को बाहर रोकने के लिए बंद किया था, या फिर आस्था पर किया जा रहा वो काला अनुष्ठान बीच में ही टूट जाने की वजह से क्या सिमरन ने किसी ऐसी भयानक शक्ति को जगा दिया था जिसे उसी कमरे के अंदर कैद रखने के लिए उसने दरवाजा अंदर से बंद किया था? अरे बाप रे! अब वो दरवाजा टूट चुका है।
आरव उस अंधेरे बंद कमरे के अंदर है जहां शायद सिमरन अकेली नहीं है। और कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है। अब आगे क्या हुआ होगा, आरव का सामना किस चीज से हुआ होगा, ये कल्पना करना ही सबसे ज्यादा डरावना है। बिल्कुल। इंसान अपने घर का दरवाजा बुराई को बाहर रखने के लिए बंद करता है, लेकिन अगर बुराई पहले से ही अंदर हो और दरवाजा बाहर से बंद हो जाए तो सुरक्षित घर एक जानलेवा पिंजरा बन जाता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।